पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए
आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रिक्स एक ऐसे मुहाने पर है जहां पर ब्रिक्स को तय करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स में आने वाली जनसंख्या दुनिया की 40% है और ब्रिक्स में आने वाली इकोनॉमी दुनिया की 1/3 है। यानी ब्रिक्स के लिए गए फैसले और ब्रिक्स के जरिए आगे बढ़ाया गया एजेंडा पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूरे सहयोग की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीबी जो बैंक है उसको लेकर भी बहुत उम्मीदें जताई और ये कहा कि ये बैंक ब्रिक्स के सहयोगी देशों को आगे बढ़ने और ज़रूरत पड़ने पर मिलने वाली धनराशि को मुहैया कराकर उनके विकास में एक बड़ी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पर जंग, आतंकवाद से ऐसी चुनौतियों की भी बात की, दुनिया में विभाजन की भी बात की। उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया कट्टरपंथ की जगह अगर एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करे उसमें ब्रिक्स का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ब्रिक्स से दुनिया को उम्मीदें भी हैं। हमारे काम जनहित में होने चाहिए। ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं है, ये जनहित का समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में अभी अपना संबोधन दिया है। राष्ट्रपति लूला को उन्होंने अगले अध्यक्ष के रूप में बधाइयां भी दी हैं। आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को कोई जगह नहीं दिए जाने की बात भी की है। लेकिन क्या ये संभव होगा? क्या ब्रिक्स के स्टेटमेंट में, क्या जो यहाँ से स्टेटमेंट निकलकर सामने आएगा उसमें भारत की भावना को समझा जाएगा? क्योंकि इस समूह में चीन की भी मौजूदगी है, समूह में ईरान भी इस वक्त है। ईरान इसका एक सदस्य बन चुका है। ईरान के ऊपर आरोप हैं कि वो प्रॉक्सी समूह के जरिए, हमास और हिजबुल्लाह के जरिए वो उन हरकतों को करवाता है जो हरकतें आतंकवाद की श्रेणी की हैं। उधर चीन ऐसे आतंकवादियों को प्रश्रय देता है जो भारत में
कत्लेआम या आतंकवादी हरकतों में शामिल रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री का संबोधन आपने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री ने बड़े सधे शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में वो कड़ाई नहीं बरती है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि ये मंच ऐसा था, ये फोरम ऐसा था, यहाँ डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो प्रधानमंत्री ने तयशुदा सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या प्रधानमंत्री का ये मैसेज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उतनी ही गंभीरता से इन सारे राष्ट्रों के द्वारा लिया जा रहा होगा? निसंदेह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े ही संतुलित और सधे शब्दों में और कूटनीतिक तरीके से अपनी बातों को रखा है, और ये मैसेज बहुत ही स्पष्ट है। और सारे जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं उनके समक्ष जाहिर है कि ये उनके पास ये मैसेज बहुत ही क्लियरली गया है। और भारत अपने इसी तरीके के संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरे अप्रोच के लिए जाना जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो उनका पूरा व्यक्तित्व है, उनके द्वारा जिस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कंडक्ट की जाती है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि आज भारत के जो संबंध हैं, चाहे वो गैर पश्चिमी राष्ट्र हो, जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं, या जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। और भारत की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इसी संतुलित अप्रोच की वजह से और पूरे भारतवर्ष के जो एक संतुलित अप्रोच की वजह से बहुत ज्यादा ऊंची है। और भारत का जो वैश्विक प्रभाव है बढ़ रहा है। मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे विश्व में वर्तमान समय में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, एक विश्वास का जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में जो संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति की और ऐसे विश्व नेताओं की एक अपरिहार्य आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नेतृत्व है वो इसी तरीके की लीडरशिप को प्रोवाइड करा रहा है कि जिसमें कि वो राष्ट्रों को साथ में लाने की बात कर रहे हैं, समस्याओं को एड्रेस करने के बारे में सकारात्मक विचार दे रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, जो राष्ट्रों के बीच में जो हिंसा देखी जा रही है, तनाव की स्थितियां देखी जा रही हैं, उसको रिजॉल्व करने की दिशा में भारत ने जिस तरीके से डायलॉग और डिप्लोमेसी का हमेशा समर्थन किया है। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो वर्तमान का जो वक्तव्य था, और उनके पहले भी इसी तरीके के जो विचार है, उसका ये जो मैसेज है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से गया है। और मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये हमारे जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं उसको तो उन्होंने एक मैसेज को लिया ही है। ये मैसेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गया है। पश्चिमी देशों के भी ब्रिक्स के इस सम्मेलन पर एक बहुत ही क्लोज वॉच है, और सभी के समक्ष, सभी के पास ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संबोधन है, ये जो मैसेज है, बहुत ही स्पष्ट रूप से और क्लियरली गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्या इस चर्चा के दौरान जो ब्रिक्स में इस वक्त चर्चा चल रही है, क्योंकि 2008 जब से ब्रिक्स का गठन हुआ है, 2008 की मंदी के बाद जो हालात सभी देशों ने देखे, अमेरिका का एक प्रभुत्व रहा था और डॉलर को लेकर कहीं बहुत सभी देश पंगु नजर आए। ब्रिक्स की मौजूदगी क्या डॉलर के एक विकल्प के बारे में इस बार कुछ कॉन्क्रीट रखने की कोशिश करेगी? भारत ने पिछले दिनों में रूस के साथ जो व्यापार किया है प्रतिबंधों के बाद, वो रूबल और रुपी के बीच में किया है। हम सभी जानते हैं कि ये जो 5 मेन देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्हें R5 कंट्रीज भी कहा जाता है क्योंकि इन सब की कंट्री की करेंसी R के नाम से शुरू होती है। तो क्या डॉलर को साइडलाइन करने की कोई कवायद इस मीटिंग में या इस बैठक में आपको दिखती है? देखिए, डी डॉलराइजेशन का विचार अवश्य है, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत डॉलर का विरोधी नहीं है। और भारत के बारे में एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य अवश्य है, लेकिन भारत ने ये लगातार कहा है कि ब्रिक्स को एक सकारात्मक एजेंडे के साथ कार्य करना चाहिए। ब्रिक्स जाहिर है कि पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था को बनाने का प्रयास है, और एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कि जिसमें कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी सही रिप्रेजेंटेशन मिले। ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं लगभग 30% की जो जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, 45% की आबादी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन राष्ट्रों को
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जैसा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वैसा रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं है। और उसका कारण ही था कि ये ब्रिक्स का की जो संकल्पना है वो सामने आई। देखिए राजीव जी, आज का जो विश्व है, हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, और जबकि ये जो पुराने जो पश्चिमी लेड इंस्टीट्यूशंस थे, ये तब आए थे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और 1945 में यूएन बना, और उसके बाद यूएन की अनेक सी संस्थाएं हैं वो अस्तित्व में आई। तो ये जो पुरानी जो पश्चिमी लेड जो वर्ल्ड व्यवस्था थी, उसके विकल्प के तौर पर एक ऐसा विश्व जो कि मल्टीलैटरल हो, जो कि मल्टीपोलर हो, उसको बनाने की दिशा में ब्रिक्स का प्रयास है। और ब्रिक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने की दिशा का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक डॉलर का आपने जो प्रश्न पूछा है, डॉलर अभी भी एक बेहद प्रभावी और सबसे अधिक प्रभावी करेंसी है, लेकिन अन्य जो करेंसीज हैं, अन्य जो इकोनॉमीज हैं, वो आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं। जहां तक ब्रिक्स का प्रश्न है, ब्रिक्स के देशों का प्रयास है कि ब्रिक्स पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को विकसित की कोशिश चल रही है, जो कि यूरोपीय देशों का जो स्विफ्ट है, या मैं यदि सामान्य भाषा में कहूँ तो हमारे भारत में जो यूपीआई है, उसी तरीके से ब्रिक्स के जो राष्ट्रों के जो बैंक्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से इस ब्रिक्स पे के माध्यम से कोलैबोरेट करेंगे कि वो आपसी जो व्यापार है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो बिना किसी डॉलर के सिस्टम में जाए बिना वो खुद से कर सके। तो ये जो पूरा प्रयास है ब्रिक्स की इकोनॉमीज का, वो अपने आप को अधिक से अधिक इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने का भी है। और आप जानते हैं कि रशिया इस संदर्भ में विशेष प्रयास कर रहा है, क्योंकि रशिया को स्विफ्ट के सिस्टम से उसके यूक्रेन के युद्ध की वजह से पश्चिमी राष्ट्रों ने बाहर कर दिया। और रशिया भी ये चाहता है कि जो ब्रिक्स की जो इकोनॉमीज है वो ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करे, कॉमन करेंसी की भी संकल्पना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चाहे वो डी डॉलराइजेशन हो या एक सिंगल कॉमन करेंसी की बात हो, ये भविष्य की संकल्पनाएं हैं और उसको अभी हासिल करने में अभी समय लगेगा। लेकिन प्रयास अवश्य ब्रिक्स के राष्ट्र कर रहे हैं। और अभी भी जो डॉलर का एक जो प्रभाव है, जो डॉलर का जो एक पूरा विश्व में एक जो सिस्टम है, वो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो समाप्त होने जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि भारत डॉलर का विरोधी नहीं है, भारत पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है कि जिसमें कि राष्ट्रों के बीच में आपसी समन्वय और तालमेल ज्यादा अच्छा हो। और भारत एक ऐसी व्यवस्था भी बनाना चाहता है जो कि बहुध्रुवीय हो। और ये जाहिर है कि ये जो विचार है सकारात्मक विचार है, ये पश्चिमी देशों के विरुद्ध जाकर के विचार नहीं है, बल्कि एक जो वर्तमान जो विश्व व्यवस्था है उसके विकल्प के तौर पे और भविष्य के जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो स्थितियां हैं, उसका सही स्वरूप यही होगा कि विश्व बहुध्रुवीय बने, मल्टीपोलर बने, ये एक यूनिपोलर विश्व न रहे। और इस दिशा में जाहिर है कि भारत अपना प्रयास कर रहा है, और इस दिशा में भारत अपनी भी इकोनॉमी को जो अन्य जो ब्रिक्स राष्ट्रों की इकोनॉमी के साथ जितना संभव हो सकेगा इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा। 2020 के वक्त में चीन ने जिस तरीके से एलएसी पर अपनी हरकतें करने की कोशिश की थी, जिसके बाद गलवान सामने आया था, और उसके बाद भारत और चीन के बनते हुए संबंध बहुत बुरी तरीके से बिगड़े, एकदम लो पर पहुंच गए थे। लेकिन चीन ने एक पेट्रोलिंग को लेकर, एक डिसएंगेजमेंट को लेकर एक सकारात्मक रुख दिखाया है। क्या ये माना जाए कि ये चीन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ अभी उलझना नहीं चाहता, क्योंकि अभी वो ताइवान में उलझा हुआ है और शायद इसलिए वो दूसरे फ्रंट पर कुछ करना नहीं चाहता? तो चीन को कितने अच्छी तरीके से हम भारत को अब समझना चाहिए, ब्रिक्स के फोरम पे भी के हिसाब से भी और अपना पड़ोसी होने के हिसाब से भी? संजीव जी, देखिए, चाइना के अंदर ये जो रियलाइजेशन आया कि उसको भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कदम उठाने चाहिए, और उसके पीछे मैं चाइना के घरेलू कारणों को भी देखता हूँ। चाइना की जो इकोनॉमी है वो वर्तमान समय में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। चाइना वही राष्ट्र है कि जिसकी की अर्थव्यवस्था दशकों तक डबल डिजिट ग्रोथ करती रही, लेकिन अभी आप चाइना की अर्थव्यवस्था देखें तो वो 2% 3% के आसपास उसकी जो ग्रोथ है वो रह गई है। और चाइना का चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो, अन्य जो सेक्टर्स हैं वो लगातार वहां पर बड़े संकट देखे जा रहे हैं। और चाइना के इस घरेलू आर्थिक परेशानियों की वजह से शी जिनपिंग के प्रति जो एक आंतरिक रूप से एक जो असंतोष है वो भी बढ़ रहा है। यद्यपि कि वहां पर चूंकि एक
आधिपत्यवादी शासन है, इसलिए शी जिनपिंग के बारे में कोई बोल नहीं सकता है ओपनली। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो आंतरिक असंतोष है वो बढ़ रहा है। तो शी जिनपिंग को इस बात का रियलाइजेशन है कि वो घरेलू मोर्चे पर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैदेशिक मोर्चों की अगर बात करें तो शी जिनपिंग के नेतृत्व का ये जो चाइना है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सपोज हुआ है। उसकी जो विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी जो उसकी नीतियां रही हैं, चाहे वो आप पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर उसके एकाधिकार के दावे की बात करें, सेंकाकू आइलैंड पर वो जिस तरीके से कब्जा स्थापित करना चाहता है, और जाहिर है कि ताइवान पर तो वो बलपूर्वक उसका अपने 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 मेनलैंड में उसको मिला लेना चाहता है, और भारत के क्षेत्रों पर भी उसकी कुदृष्टि रहती है। तो ऐसे में जो चाइना के जो इस तरीके के जो विस्तारवादी, आधिपत्यवादी अप्रोच की वजह से पूरे विश्व में वो एक्सपोज हुआ है, और उसका परिणाम ये हुआ राजीव जी कि जो विश्व की जो बड़ी कंपनीज थी वो अपनी सप्लाई चेन्स को वहां से उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया है। और चाइना को अगर शॉर्ट टर्म में नहीं तो कम से कम जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसकी बड़ी क्षति होने जा रही है। चाइना की जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के सहयोग से ही आज वो नंबर 2 की इकोनॉमी बन पाई, और एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो चाइना जाना जाता है वो 1979 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी कंपनीज ने सहयोग स्थापित किया, वहां सप्लाई चेन स्थापित की, तो उसके बाद ही चाइना बड़ी इकोनॉमी बना। और जब चाइना से ये कंपनीज विड्रॉ कर रही हैं तो चाइना को इसका बड़ा नुकसान होगा, और शी जिनपिंग को इस बात का एहसास है। इसी वजह से वो अपनी जो अनेक घरेलू और वैदेशिक चुनौतियों की वजह से उन्होंने ऐसा लगता है कि इस बात की भलाई समझी है कि भारत जैसे एक बड़े पड़ोसी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को फिर भी नॉर्मलाइज कर चीन लिया के जाए। ऊपर यकीन करना मेरे ख्याल से आसान नहीं होना चाहिए, या चीन के ऊपर यकीन फूक फूक कई कदम रखने जैसा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, क्या इसका ब्रिक्स का फाइनल स्टेटमेंट सामने आता है वो भी तय करेगा कि इस मीटिंग का, इस बैठक का मैसेज पूरी दुनिया में क्या जाता है। संजीव जी बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए और एनालिसिस सामने रखा।